भाई आप ये तो जानते हैं कि अगर आपको दो चार्जेस दिए गए हों Q1 Q2 और दोनों ये मिलते जुलते चार्जेस हैं, तो ये आप जानते हैं कि अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस अपनी जगह बदलेंगे, इधर उधर हिल जुल जाएंगे। और जाहिर है जब ये हिलेंगे तो इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी होगी, जिससे ये इधर उधर जाएंगे। तो भाई अगर वेलोसिटी है इनके पास, इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी अक्सर निशानदही के से की जाती है। रंग बदल दूं जरा इसका। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है, सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एनर्जी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जाहिर है जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो कोई एनर्जी ही होगी ना जिसकी वजह से ये दूर जा पाते हैं। और चूंकि ये मख्फी एनर्जी है, छुपी हुई एनर्जी है, बातिन एनर्जी है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, और ये चार्जेस के बीच में है, गोया ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर है कोई एनर्जी है, इसी वजह से तो ये काम हो पा रहा है ना, यानी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की निशानदही की जाती है यू से। अब आप कहेंगे ई से क्यों नहीं की जाती? इसलिए नहीं की जाती भाई कि ई दूसरी एनर्जीज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये वैसे ही सवाल है कि मेरा नाम कुमैल क्यों है, बस है। अच्छा जी, तो गोया ये दोनों एक दूसरे में तब्दील हो रही हैं। इलास्टिक नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। को जरा मैं यहाँ ले आता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? अब देखिए यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच में काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, और वर्क होता है फोर्स ज़रब डिस्टेंस। गोया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ही जरिए आएगा। इसकी डेरिवेशन है, लेकिन वो डेरिवेशन हमने किसी और वीडियो में की हुई है, लिहाजा ये पूरा काम मैं यहाँ नहीं कर रहा। बस ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि आर स्क्वायर्ड आता है फोर्स के फॉर्मूले में, और F इंटू डी होता है वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल एनर्जी का, और वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, तो फर्ज कीजिए मैं आपको दो चार्जेस देता हूँ बराबर, ये दोनों मुस्बत चार्जेस हैं। एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। हुआ क्या था कि शुरू में इन चार्जेस के बीच में फासला था 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर करीब जब ये आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ये रिपल्जन वगैरह वगैरह होने की वजह से ये किसी स्पीड से एक दूसरे से दूर हो गए, जुदा हो गए, दिल टूट गया। यानी जो इब्तिदाई एनर्जी यहाँ मौजूद थी, इब्तिदाई तवानाई जो थी, वो फिर हतमी तवानाई में तब्दील हुई है। यानी एनर्जी इन बराबर होगा एनर्जी आउट के, या इनिशियल एनर्जी, इब्तिदाई एनर्जी हतमी तवानाई के बराबर होगी। अच्छा, तो जब ये चार्जेस आपस में यहाँ रखे गए तब इनके बीच में कौन सी एनर्जी थी भाई? बिल्कुल दुरुस्त, अभी जो हमने सीखा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इस इब्तिदाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या हुआ है कि एक तो ये चार्जेस इधर उधर हो गए, गोया कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई है। इसको हम के फाइनल लिख देंगे, हतमी के। और फिर यह है कि ये दोनों हैं तो चार्जेस, जिसका मतलब यह है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं हुई है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी भी बाकी है, गोया यू फाइनल भी आएगा। तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस बनता है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई इब्तिदाई एनर्जी क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हैं, KQ1 Q2 ओवर R। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, K होता है 9 ज़रब 10 की ताकत 9, Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, जबकि Q2 है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 ज़रब 10 की ताकत -6। तो मैं थोड़ा सा तमीज़ से कर लूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है भाई, और इब्तिदाई फासला जो इन दोनों के बीच में था वो यहाँ पे आएगा। इब्तिदाई फासला कितना बताया था मैंने आपको? 3 सेंटीमीटर बताया था, लिखा हुआ भी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इतना हो गया, बल्कि डायरेक्टली इसको मैं लिख देता हूँ 0.03 मीटर्स। ठीक है, और यू फाइनल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 ज़रब 10 की ताकत 9, Q1 Q2, ये पूरा यहीं रहेगा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो हतमी फासला इनके दरमियान क्या है? 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.12 जमा हतमी काइनेटिक एनर्जी, के आ जाएगा। अच्छा, अब के का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई? बिल्कुल दुरुस्त, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के पास कोई ना कोई स्पीड है, बराबर की स्पीड से इधर उधर जा रहे हैं,
गोया सिर्फ एक दफा नहीं, ये हाफ mv² 2 दफा आएगा। अच्छा, तो अब मैं इस सब को अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास ये बनता है 2.4 जूल, जिसमें से 0.6 जूल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी भी बाकी है, और बाकी ये काइनेटिक एनर्जी है इनकी। तो काइनेटिक एनर्जी में मास आएगा, मास कितना है आप देख सकते हैं, दोनों के बराबर मास है, 1-1 किलो। तो यहाँ 1 से ज़रब होगा, यहाँ 1 से ज़रब होगा, गोया हाफ v² जमा हाफ v², ये हो जाएगा v²। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्पीड बन रही है 1.3 मीटर फी सेकंड। ये रफ्तार है जिससे ये दोनों चार्जेस दूसरी समतों में जा रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी की जब हमने बात की तो उसमें तो दोनों चार्जेस की अलग अलग बात हो रही थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों चार्जेस की हम क्यों बात कर रहे हैं? यानी ऐसा नहीं है कि इसकी अलग और इसकी अलग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड में होती है, और ये फील्ड दोनों ही चार्जेस की वजह से है। इस वजह से ये पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही होती है। जबकि काइनेटिक एनर्जी क्यों है अलग अलग? क्योंकि भाई ये दो अलग अलग मासेस हैं, ठीक है, और चूंकि ये एनर्जी है तो वेक्टर मिकदार नहीं है, ये स्केलर मिकदार है, लिहाजा यहाँ पे समत का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक और सवाल आप ये कर सकते हैं कि भाई चार्जेस भी तो अलग अलग हैं, ये वाला चार्ज ज्यादा है और ये वाला चार्ज ज्यादा है, तो इनकी स्पीड बराबर कैसे हो सकती है? तो ये गौर कीजिए कि जब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी किस वजह से लग रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कुछ काम हुआ है जो कि काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुआ है, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हुआ है ना। तो ये फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो फोर्स तो मास ज़रब एक्सेलरेशन होता है जब मास की हम बात कर रहे होते हैं, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी में चार्जेस का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई। अब हो सकता है आप ये एतराज़ करें कि नहीं भाई, आप तो मुसलसल मुस्बत चार्जेस और मुस्बत फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं, अगर ये मनफी होता फिर क्या करते? रुकें ज़रा, मनफी कर दूं मैं, इसे छुपाना पड़ेगा, ये तकरीबन अगर ये मनफी होता फिर क्या होता? अगर मनफी चार्ज होता तो जाहिर है ये समत यूं नहीं होती, बल्कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींच रहे होते, तो इस स्पीड की, इस रफ्तार की डायरेक्शन बनती ये। ठीक है भाई, और क्या तब्दील हो जाता कि अब हमारा 2 माइक्रोकूलम है मनफी, तो चलिए इसको मनफी कर देते हैं, यहां भी जाहिर है मनफी होगा। अच्छा, और फिर हो क्या रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर से शुरू कर रहे हैं और फिर मैं कह रहा हूं कि ये 3 सेंटीमीटर पे आ जाते हैं, यानी इसका उलट होता है। तो अगर उलट हो रहा है तो जाहिर है ये भी जगह बदलेंगे। जब ये सब जगह बदलेंगे तो अब ये होगा कि यहां आपको पता लगेगा कि भाई इधर तो मनफी 0.6 जूल है, जबकि इधर आता है मनफी 2.4 जूल, और अब जो आपकी वेलोसिटी बनती है वो रहती वही है, यानी स्पीड दोनों की 1.3 मीटर फी सेकंड ही रहती है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, बस ये है कि और ज्यादा मनफी होती चली जा रही है। तो बस ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का बदलाव।